Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक important topic which is related to the subject IBO 6, which is International Business Finance. And the topic, as you can see on the screen, is basically the difference between transaction exposure and translation exposure. तो जानेंगे आज जो हमारे ये दो अलग अलग तरह के फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स हैं क्या होते हैं और इनके बीच के जो डिफरेंस है उन पॉइंट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में वीडियोस ऑलरेडी मैंने IBO 6 के प्लेलिस्ट में ऐड की हुई हैं। एक बार आप उनको भी चेक कर लीजिएगा सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। बट इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड जिससे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ओके, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगी उनकी आपको अपडेट्स मिलती रहे। मिशन हमारा है 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, सो वी हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है, माय जॉब इज टू मेक श्योर कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर सकूं ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को लिख सकें। ऑलराइट, सो प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियोस ऐड इन हैं, उनको जरूर चेक कीजिएगा, वो भी काफी हेल्प करेंगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो you guys can definitely ask and I'll get back to you on that too। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से IBO 6 का। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए पेपर के लिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस अबाउट बोथ ऑफ देम। तो चलिए, अगर जिनको थोड़ा आइडिया है अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स तो वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दोनों ही एक्सपोजर हमारे फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे बेसिकली। एक ट्रांजैक्शन जो विद इन द कंट्री होगा और डोमेस्टिक करेंसी में डील कर रहा होगा, राइट। एंड सेकंड ट्रांजैक्शन जो टाइप होंगे हमारे, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी कंट्री है इंडिया और इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो हमारे किस में होंगे, वो होंगे हमारे डोमेस्टिक करेंसी में। ठीक है, अब जब इंडिया डील करेगा अदर कंट्रीज के साथ, लेट्स सपोज यूएसए से डील करेगा, तो यूएसए की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो होगी आपकी डॉलर और हमारी करेंसी होगी इंडियन रुपीस। ठीक है, तो जब भी इंडिया यूएस के साथ डील करेगा और या यूएस इंडिया के साथ डील करेगा तब दो अलग अलग करेंसीज क्या होंगी, दो दो अलग अलग करेंसीज आपस में ट्रांजैक्ट होंगी। ठीक है, तो जब ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर अलग अलग करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं तो हम उनको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे हम उनको? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो होंगे तो इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व होती है। अब इन करेंसीज के बीच में एक रेट डिसाइड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, वी कॉल इट फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये रेट बताता है, जो आपने नॉर्मली देखा होगा कि मान लीजिए $1 की अभी जो कॉस्टिंग चल रही है, प्राइस चल रहा है, दैट इज अराउंड 84 रुपीज। तो अगर आपको $1 चाहिए तो उसके लिए आपको कितना रुपीज पे करना पड़ेगा? 84। तो दिस इज वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का रेट क्या है। अब ये रेट जो है हम फॉलो करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो मोस्टली फ्लेक्सिबल चलता है और या फिर डर्टी फ्लोटिंग भी बोल सकते हैं जो रेट है, जिसमें कभी कभी आरबीआई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन थोड़ा सा इंटरफेरेंस करती है एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने इसके बारे में अपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। सो नाउ अब बात करते हैं हम, ये जो रेट है ये फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, ये चेंज होता रहता है। तो अब इस चेंज की वजह से क्या होता है, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको वहां पर दिक्कत होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और $1 की कीमत है 70 रुपए,
और अगर मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट आपको 2 महीने बाद करना है, तो क्या हुआ अगर मान लीजिए डॉलर की जो वैल्यू है वो 1 से 80 हो जाए, तो अब क्या हुआ? आपके लिए डॉलर खरीदना महंगा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ जो ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर्स हैं वो क्रिएट होते हैं। एज आई मेंशन्ड, दोनों ही एक्सपोजर्स फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की वजह से आते हैं। तो आई होप इतने पॉइंट्स तो आपको क्लियर होंगे। लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट्स दैट वी हैव फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो पहला हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर्स टू दैट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वेयर अ कंपनीज कैश फ्लो विल चेंज ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, फ्लक्चुएशंस का मतलब कभी एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, कभी एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो कोई ना कोई पार्टी को इसमें नुकसान होगा। तो जब कंपनी का कैश फ्लो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, और इसकी वजह से जब ये एक रिस्क की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वी कॉल इट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। एंड अगेन एज आई मेंशन, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फोकसेस ऑन द रिस्क टू कैश फ्लोज फ्रॉम एक्सचेंज रेट चेंजेस दैट अफेक्ट फ्यूचर ट्रांजैक्शन। और स्पेशली प्रॉब्लम तब ज्यादा होती है किसी भी बिजनेस में जब आपके ट्रांजैक्शंस फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले हों। मान लीजिए आपने कोई डील साइन इन करी एंड यू हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। सो 2 से 3 महीने में फॉरेन एक्सचेंज रेट में काफी फ्लक्चुएशन आ सकती है, एंड इसी वजह से हमारे को क्या फेस करना पड़ता है? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्योंकि जब आप उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे तो आपका क्या होगा? आप एक रिस्क में रहेंगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज आपके फेवर में हुआ तो आपको फायदा होगा, और आपके फेवर में नहीं हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक कंपनी का जो कैश फ्लो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ऑलराइट, प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, यहाँ पर बात की जा रही है कैश फ्लो की। ठीक है, तो कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑलराइट, नाउ बात करेंगे अब ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। सो ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर्स टू दैट foreign exchange risk where a company's financial statements value changes due to exchange rate fluctuation. Translation exposure focuses on the impact of exchange rate changes on the value of company's financial statements when consolidating foreign subsidiaries financials. तो देखिए गाइस, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारी जो कंपनी होती है उसकी सब्सिडरीज या फिर कह सकते हो ब्रांचेस जो होती हैं कंपनी की, वो अलग अलग कंट्रीज में होती हैं, और उन कंट्रीज में जब अलग करेंसी में डीलिंग होती है, और जब उन अलग करेंसी की डीलिंग वाले जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आप अपने मेन करेंसी में या पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो तब जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से हमारे क्रिएट होते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा। कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस या कंपनी बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी के, दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट जो हमारा होगा दैट वी कॉल बैलेंस शीट, जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। And second important statement, we have the income and income statement which we call profit and loss statement. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं किसी भी बिजनेस के लिए, एंड इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम अपने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काउंट करते हैं। तो क्या है, जब फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू में चेंजेस आ जाता है बिकॉज एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो जाता है। नाउ ट्रांसलेशन जो एक्सपोजर है क्या है, ये बेसिकली फोकस करते हैं उस प्रॉब्लम को, उस इम्पैक्ट को जो कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू में चेंज से आएगी, और वो चेंज आपका किस वजह से होगा? एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से। और ये स्पेशली तब होता है जब आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं अपने फॉरेन सब्सिडियरी कंपनीज के, उनको कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट मतलब कंबाइन करेंगे, साथ में करेंगे। तो मान लीजिए ए हमारी क्या है?
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एंड विल जस्ट डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट इट। तो मान लीजिए ये हमारी कंपनी है और इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं अलग में। ये ए इंडिया में है लेट्स सपोज, और इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। लेट्स सपोज ये है आपकी ए की ब्रांच 1, ए की ब्रांच 2, ए की ब्रांच 3, ए की ब्रांच 4। ये यूएसए में है, अब डॉलर्स में डील करेगी ये, ठीक है। यहाँ की करेंसी हमारी कौन सी रहेगी? यहाँ की करेंसी डॉलर रहेगी। दूसरी लेट्स सपोज ये चाइना में है, तो ये चाइना वाली करेंसी येन में बात कर लेगी। एंड नेक्स्ट वी हैव लेट्स सपोज इट इज इन लंदन, तो लंदन में ये क्या करेगी? ये बात करेगी पाउंड में। और एक मान लीजिए हमारी है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली दिरहम यूज होगा। तो जब इतनी सारी करेंसीज अलग अलग यूज होंगी, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन करेंसी में बनेंगे और इन करेंसीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कंसोलिडेट करना चाहें इंडिया की करेंसी विच इज रुपीज, तो प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि अगेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होगा और उस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होगी? करेंसी के रेट में चेंज होगा। तो जो स्टेटमेंट मान लीजिए आपका 6 महीने पहले हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा या कुछ दिन पहले भी करा, तो उस कुछ दिन पहले के स्टेटमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज हो सकती है। तो जब भी आप क्या करेंगे? कंसोलिडेट करेंगे अपनी पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, सॉरी फॉरेन जो आपके स्टेटमेंट्स होंगे, पेरेंट कंपनी क्या करेगी? जब उसको कंसोलिडेट करेगी किन के? अपने जितने भी सब्सिडियरीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने साथ, तब ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर एक्चुअली में क्रिएट होगा। ओके, नाउ एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव एन एग्जांपल। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे हैं। एन इंडियन कंपनी रिसीविंग पेमेंट इन डॉलर्स फॉर अ प्रोडक्ट सोल्ड टू यूएसए, there would be a risk of transaction exposure as the transaction is done in foreign currency which is in dollar। तो बेसिकली क्या है? मान लीजिए एक इंडिया की कंपनी है जिसने कुछ प्रोडक्ट बेचे यूएसए में किसी को या इस किसी कंपनी को, अब उसको पेमेंट मिलेगा किस में? डॉलर्स में। अब यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी, फॉरेन करेंसी है हमारे लिए, और इसका एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। तो ऐसे ही जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फॉरेन करेंसी में होंगे हमारे, वो फॉरेन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के अंदर आएंगे। Now next we have an Indian company consolidating its subsidiaries financial results from USA in US dollar into Indian rupees. There would be a risk of transaction exposure as there would be consolidation of financial results available in two different currencies। तो मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी, एक ब्रांच है यूएसए में। अब यूएसए में जो ब्रांच थी तो वो तो यूएस डॉलर में अपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही थी। अब इंडिया की जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो कंसोलिडेट करना चाहती है उसकी बैलेंस शीट को अपने साथ, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब जो हमारी बिजनेस होगा उसको बेसिकली ट्रांसलेशन एक्सपोजर फोकस पे रखिएगा यहाँ पे। तो वहां पर ट्रांसलेशन एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा किसको? हमारे इंडियन कंपनी को, व्हेन दे विल कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द यूएसए कंपनी। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा है नेचर ऑफ रिस्क। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में किस तरीके के का रिस्क होता है हमारा? तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो एक्सपोजर होता है इसमें एक्चुअल कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है, जैसे क्योंकि इसमें जो होता है पेमेंट होता है या रिसिप्ट होती है फॉरेन करेंसी की। जैसे हमने देखा इंडिया की कंपनी ने माल बेचा, प्रोडक्ट बेचा यूएसए को, तो यूएसए ने क्या करा? डॉलर में, यूएसए की कंपनी ने डॉलर में पेमेंट किया। तो यहाँ पर एक्चुअल कैश फ्लो होता है, या तो पेमेंट्स आपको करनी है या फिर आपके पास रिसिप्ट्स आएंगी, पैसा आएगा। ट्रांसलेशन एक्सपोजर में कोई भी कैश आइटम इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर जो बात चल रही है वो एसेट्स और लायबिलिटी की मोस्टली होती है जो कि आपके बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो उनकी पोजीशन में, उनके अमाउंट में चेंजेस आ जाता है व्हेन यू एक्चुअली कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट करेंसी। नाउ टाइमिंग ऑफ इम्पैक्ट की बात करें तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अकर्स व्हेन अ कंपनी हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मोस्टली तब स्टार्ट होता है जब कोई कंपनी क्या हो? कंपनी बेसिकली एक फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। तो मान लीजिए आपने कोई फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन अभी किसी यूएस की कंपनी के साथ में कर लिया, और चाहे प्रोडक्ट आप 2 महीने बाद सेल करें या 2 महीने बाद प्रोवाइड करें,
जब भी पेमेंट रिसीव होगा तो वहां से आपका तब तक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन एक्सपोजर की बात करें तो इट अकर्स व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन सब्सिडियरीज आर कंसोलिडेटेड इनटू पेरेंट कंपनीज करेंसी। ठीक है, तो जब भी आप क्या करेंगे, अपने जो फॉरेन सब्सिडियरी कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करने का डिसाइड करेंगे पेरेंट कंपनी में, उसकी करेंसी में, तो बेसिकली आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर तभी अकर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, सिंपल है, नोट डाउन करते रहिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इसका फोकस किस पर होता है? तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज एंड पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसीज। तो जो हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, मोस्टली ये जो शॉर्ट टर्म के कैश फ्लोज या कैश पेमेंट्स होते हैं फॉरेन करेंसीज में, उनसे डील करता है। और हमारा जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, इट फोकसेस ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मोस्टली बनते हैं वो साल में एक बार बनते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर का, क्योंकि बैलेंस शीट हर साल बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके, चाहे इनकम आपका स्टेटमेंट है वो हर साल बनेगा। और जब आप ऐसे क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे किसी भी फॉरेन सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, नाउ मेजरमेंट की बात करें तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज मेजर्ड बाय द पोटेंशियल गेन और लॉस फ्रॉम चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स बिफोर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को आप मेजर कर सकते हो, चाहे आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट क्यों ना हो, आप उसको मेजर कर सकते हो बाय दी पोटेंशियल गेन और लॉस के थ्रू, और वो आप डिसाइड कर सकते हो आपके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन से। तो अगर एक्सचेंज रेट मान लीजिए आपको पता है कि 5-7 रुपए ऊपर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को। Now, translation exposure is measured by the effect of exchange rate changes on the value of financial statements, balance sheet और income statement। और ट्रांसलेशन एक्सपोजर को मेजर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट में चेंज हो रहा है उसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आइटम्स हैं उन पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, आपके बैलेंस शीट पर और आपके इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स पर। तो इनकम स्टेटमेंट में हम मोस्टली दो चीजों पर फोकस करेंगे। पहला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, एंड सेकंड जो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस होगा उस पर ज्यादा फोकस होगा। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर डायरेक्टली impacts the company's cash flow and income statement when the transaction occurs। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है, कंपनी किसी भी कंपनी के कैश फ्लो को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और जब कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा तो उसका इनकम स्टेटमेंट भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में वी डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट? तो जब कैश में चेंजेस होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। नाउ बात करें ट्रांसलेशन एक्सपोजर की, तो ये अफेक्ट करती है कंपनी के बैलेंस शीट और उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नई बैलेंस शीट क्रिएट होगी, एक नया इनकम स्टेटमेंट होगा, बट यहाँ पर जो कैश फ्लो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर में नॉन कैश आइटम्स होते हैं, यहाँ पर कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो इसीलिए हमारा जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होगा वो सिर्फ हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको इफेक्ट करेगा, राइट? इट विल नॉट अफेक्ट the cash flow directly। It will only affect the company's balance sheet and consolidated financial statements। ठीक है, सो आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अच्छे से समझ में आए। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा एक बार दोबारा, वीडियो को अगर जरूरत पड़े तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। पॉइंट्स बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करिए सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर्स प्रॉपर्ली। बाकी कोई भी नया टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ आई विल शेयर द लिंक देयर। ऑल्सो इसकी पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पर अपलोड करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।